नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल 10 मार्च को 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आने वाले हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर, उनके द्वारा काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि ईवीएम का मैसिव फ्रॉड हुआ है, वोट की चोरी हुई है। और बेसिकली उनका इल्जाम यह था कि वोटिंग के बाद अगर आप देखिए तो जो ईवीएम है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें कई सारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। एक ट्रक पाया गया है जहां पर ईवीएम था। तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बताऊंगा, साथ ही साथ मेन हमारा मुद्दा ये होगा कि ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब जो ईवीएम होता है ना, उसको शुरुआत से लेकर कैसे पूरा ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चलता है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो हमारे स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित 33, क्योंकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी कोर्स आप परचेस कर पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर कोई भी MCQs अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो सिंपली आप मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या आरोप लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं, लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कल ही ट्यूसडे को यहां पर अक्यूज किया बीजेपी के ऊपर और कहा यहां पर जो वोट है उसकी चोरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो वोट है वो कहां पर रहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर बैलेट वो होता है और वहां पर लोग जाकर वोट डालते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें कई सारी धांधलियां पाई गई हैं, ऐसा उनका आरोप था और बीजेपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया। और उनका यह कहना था कि उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, उन्होंने एक ट्रक को पकड़ा है जो कि वाराणसी में ईवीएम को कैरी कर रहा था, ऐसा वो आरोप लगा रहे थे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि करीब 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर जो बैलेट्स हैं उनका यहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था गलत तरीके से। लेकिन अगर आप देखोगे जो स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया कि जितने भी इवेंट्स होते हैं जहां पर भी पोलिंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से सील किया जाता है। मतलब कि वोटिंग के बाद उसको प्रॉपर सील कर दिया जाता है, उसको गार्ड किया जाता है, 24/7 मॉनिटरिंग की जाती है। और साथ ही साथ यहां पर जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए बेसिकली एक प्रकार से जो कई ईवीएम्स होते हैं, मतलब ट्रेनिंग के लिए ईवीएम्स होते हैं, वो वेडनेसडे को यहां पर स्केड्यूल किया गया था। मतलब कि जैसे कि एसपी समाजवादी पार्टी का आरोप था कि कुछ एक ट्रक पकड़ा गया है, तो वहां पर जो ईवीएम्स वगैरह जो बेसिकली स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर ये कह रहे थे कि वो इसके लिए था कि ताकि हम ट्रेनिंग दे सकें किस तरह से वोटिंग की काउंटिंग या फिर जो भी है ना, जो भी लोग उसको काउंटिंग वगैरह करेंगे उनके ट्रेनिंग के पर्पज के लिए था, वहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको ईवीएम के बारे में थोड़ा बताता हूं। देखो, अगर इलेक्शन पीरियड नहीं चल रहा है, मतलब सपोज इलेक्शन तो वैसे हमारे देश में पूरे साल भर में चलते रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो रहा है, मान लो अब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा, तो उस पीरियड में ईवीएम कहां पर होता है? बेसिकली अगर आप देखोगे तो बताया जाता है कि ये ट्रेजरी के पास होता है, किसी वेयर हाउस में होता है और ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है अंडर दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होती है, उसके जो इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेदारी होती है ईवीएम को प्रॉपर तरीके से वहां पर रखना। हाँ, मे भी हो सकता है कि अगर स्टोरेज स्पेस नहीं हो पा रहा है तब यहां पर दूसरी जगह स्टोर किया जा सकता है, लेकिन वो तहसील से कम नहीं होना चाहिए। कहने का बेसिक मतलब है कि प्रॉपर गार्डेड तरीके से जो ईवीएम है उसको रखा जाता है एंड इट इज सिक्योर्ड बाय डबल लॉक। और वहां पर गारंटीड तरीके से कहा जाता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं 24/7, सीसीटीवी सर्वेलेंस भी वहां पर देखने को मिलता है। ऐसा यहां पर इस तरह से जो ईवीएम्स हैं उसको प्लेस किया जाता है। इसके अलावा ईवीएम कैन नॉट बी मूव्ड आउट, मतलब कि जो भी जहां पर भी वो प्लेस रहता है, जितने टाइम भी रहे, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, जब जितने समय भी रहे, उस ईवीएम को उस वेयर हाउस से नहीं निकाला जा सकता अनटिल अनलेस इलेक्शन कमीशन ने कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ना दिया हो। तो सेंटर से यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उसका अगर आएगा, अगर कोई निर्देश आता है, कुछ होता है, तभी वहां पर ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। और वहीं पर जहां पर ये स्टोर होता है ना, वहीं पर बेसिकली जो इंजीनियर्स होते हैं वो ईवीएम की आकर चेक करते हैं कि क्या ईवीएम सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो पहला जो चेक होता है ना, फर्स्ट लेवल ऑफ चेक, वो वहां पर किया जाता है और ये बेसिकली नॉन इलेक्टोरल सीजन में किया जाता है, जब इलेक्शन नहीं चल रहा है। अब मान लो इलेक्शन सीजन आ गया, उस समय क्या होगा? एक बार डेट वगैरह अनाउंस कर दिया गया कि यहाँ पर जो वोटिंग है वो इस डेट को होनी है, तो उसके पहले से ही काफी तैयारी स्टार्ट हो जाती है। और उस समय कहाँ क्या किया जाता है कि ये जो ईवीएम स्टोर था जिस जगह पर, वहां पर बहुत सारे ईवीएम्स रखे होंगे, जाहिर सी बात है। तो कौन सा ईवीएम कहां पर जाएगा, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर की मदद से रैंडमली एलोकेट किया जाता है कि ये जो 4 ईवीएम हैं ये वाले पोलिंग स्टेशन पर चले जाएंगे, ये वाला 4 ईवीएम जो है इस वाले असेंबली सीट पर चला जाएगा। मतलब जो भी है ना, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमली यहां पर उसको जो है आपका किया जाता है। और ये सब कुछ किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हो गए, जो कैंडिडेट हैं, उनके उपस्थिति में ये सारी चीजें होती हैं।
और साथ ही साथ जितना भी वोटिंग जिस भी जगह जाना है उसकी काउंटिंग यहां पर कैंडिडेट्स को दे दी जाती है। मतलब कि दो ईवीएम इस वाले पोलिंग बूथ पर जाएगा, एक ईवीएम इस वाले पोलिंग बूथ पर जाएगा। तो जो भी काउंटिंग है ना वो यहां पर हर एक कैंडिडेट को दे दिया जाता है कि आप आगे चलकर उसको जांच कर सकते हैं। फिर वहां से क्या होता है, जब एक बार ये एलोकेशन स्टार्ट हो गया तब वहां पर रोल आता है रिटर्निंग ऑफिसर का। मतलब उस असेंबली सीट के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। ठीक है, मान लो गोरखपुर, अभी यूपी में चुनाव हो रहे हैं, गोरखपुर हो गया, लखनऊ के अंदर जो भी असेंबली सीट है उसके लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा। उसकी जिम्मेदारी आती है कि जो भी ईवीएम्स एलोकेट किए गए हैं उसको ध्यान से देखे और स्ट्रांग रूम में यहां पर उसको जो है स्टोर कर दिया जाता है। अब यहीं से शुरुआत होती है स्ट्रांग रूम की। मतलब मान के चलो कोई गोरखपुर असेंबली वहां पर चुनाव है तो जो भी असेंबली सीट है वहां पर उसका एक अलग से स्ट्रांग रूम होगा। ठीक है, और वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर है उस पर्टिकुलर ईवीएम को अच्छे से स्टोर कर देगा। और ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में ही होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रहते हैं, वो आराम से आ सकते हैं, देख सकते हैं चीजों को और उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो स्ट्रांग रूम है वहां पर स्टोर कर दिया जाता है और वहां पर फिर सेकेंड राउंड ऑफ रैंडमाइजेशन होता है। कहने का मतलब है कि अब एक असेंबली सीट में कई सारे पोलिंग स्टेशन हो सकते हैं ना, यहाँ पर स्कूल है, दूसरा स्कूल है, तीसरा स्कूल है, अलग अलग जगह यहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो हर एक पोलिंग बूथ के लिए भी यहाँ पर जो ईवीएम्स हैं वो फिर से एलोकेट किए जाते हैं, रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में। तो बेसिकली क्या होता है, यहां से फिर जो पूरा ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में ही होता है। और स्ट्रांग रूम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब ये अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए पहले ही सेलेक्ट कर लिया गया कि ये ईवीएम यहाँ पर जो है इस वाले पोलिंग स्टेशन पर जाएगा, ये कुछ ईवीएम रखे हैं ये पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब जिस दिन चुनाव का वक्त आएगा, जिस दिन वोटिंग डे होगा, तो वहां पर आप थोड़ी रैंडमली ये सब काम करोगे, ये पहले ही से करके रख लिया जाता है स्ट्रांग रूम के अंदर। और फाइनली स्ट्रांग रूम को अच्छे से लॉक कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना भी सील लगाना चाहते हैं, लॉक पर लगा सकते हैं, ताकि कल के डेट में कोई वो ना हो, विरोध ना करें कि यहां पर स्ट्रांग रूम खोला गया था, नहीं खोला गया था। क्योंकि स्ट्रांग रूम पूरी तरह से पैक रहता है, एक ही गेट होता है वहां पर जाने का, और लॉक पे आप अपना भी सील लगा सकते हो कि कोई भी अगर लॉक खोलेगा तो आपका सील टूटा हुआ रहेगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। और फिर जो पूरा स्ट्रांग रूम है वो गार्ड किया जाता है राउंड द क्लॉक। सीनियर पुलिस ऑफिसर उसके इंचार्ज होते हैं। एटलीस्ट डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे का कोई रैंक नहीं होता, मतलब कि एटलीस्ट वो रैंक का जो ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी होती है कि स्ट्रांग रूम को जो है अच्छे से गार्ड करके रखें। इसके अलावा कोशिश ये किया जाता है कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं उनकी मौजूदगी भी वहां पर हो सके, तो वो भी करने की कोशिश की जाती है। और एक बार स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया फिर एक फिक्स डेट पर ही खुल सकता है। मान के चलो कि अगर 6 तारीख को इलेक्शन है तो 4 तारीख को या 5 तारीख को पहले ही फिक्स कर लिया जाता है कि यहाँ पर जो अलग अलग प्रिसाइडिंग ऑफिसर है जिसकी जिम्मेदारी है हर एक पुलिस स्टेशन की, ठीक है, तो एक दिन पहले आपको देना पड़ेगा ना कि वहां पर जाकर पूरी तैयारी करे, सब कुछ पहले से करके प्रिपेयर रखे। तो उसी डेट को 4 या 5 तारीख को जब भी एलोकेट किया जाता है, फिक्स डेट रखा जाता है, वहां पर ईवीएम जो है उसी दिन खोला जाएगा, स्ट्रांग रूम को तभी खोला जाएगा। और सभी कैंडिडेट्स और जो इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस डेट को जो स्ट्रांग रूम है वो खोला जाएगा, आप चाहो तो यहां पर आ सकते हो, उसको देख सकते हो। और इसके अलावा एक और चीज होता है कि जो रिजर्व ईवीएम्स हैं उसको भी स्ट्रांग रूम में ही रखा जाता है, क्योंकि कल के डेट में अगर अचानक से किसी कोई ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई, कुछ मिस्टेक हो गया, प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कुछ भी दिक्कत भी हो सकता है वहां पर, तो उसको तुरंत रिप्लेस किया जाए, इसके लिए एक सेंट्रल जगह पर जो रिजर्व ईवीएम है उसको रख दिया जाता है ताकि तुरंत उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा सके। तो ये तो हो गया आपका ईवीएम जब वोटिंग नहीं हुई है तब तक। अब जब सपोज वोटिंग हो गया, सबने वोटिंग कर दिया, वोटिंग के बाद क्या होता है ईवीएम का, तो एक बार वोटिंग एंड हो गया तो ईवीएम को तुरंत स्ट्रांग रूम में डिस्पैच नहीं किया जाता है, तुरंत नहीं किया जाता है। बेसिकली जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी होती है, वो एक प्रकार का नोट बनाता है और उसमें नोट में क्या होता है कि वो काउंट करता है कि कितने वोट्स पड़े वहां पर। वो काउंटिंग नहीं होती कि किसको कितने पड़े, मतलब टोटल वोट्स कितने आए, एटलीस्ट वो जानकारी रहनी चाहिए, ताकि जिस दिन वोटिंग होगा, मान लो कल 10 मार्च को वोटिंग होगा, तो पहले से कैंडिडेट को पता है कि यहां पर इस पोलिंग स्टेशन पर इतना वोट पड़ा है, तो उससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो एक अटेस्टेड कॉपी सभी कैंडिडेट्स को दे दिया जाता है और फाइनली यहां पर ईवीएम को जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। और उस जो भी होता है सिग्नेचर वगैरह सील्स कैंडिडेट अपना खुद भी लगा सकते हैं, ताकि कल के डेट में देख सकें कि जब ईवीएम खोला जा रहा है तो वहां पर सील टूटा तो नहीं है। तो ये होता है। फिर वहां पर जब ये सब कुछ हो जाता है, फिर वापस से उसको स्ट्रांग रूम लाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जो गाड़ी उस ईवीएम को लेकर जा रही होती है उसके पीछे पीछे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जा सकते हैं उस गाड़ी के, ताकि स्ट्रांग रूम तक वो देख सकें कि कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है।
और एक बार जितने भी ईवीएम्स स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए, फिर स्ट्रांग रूम में वहां पर सबको रख दिया जाता है ताकि वोटिंग काउंटिंग डे के दिन जो है फिर उसको खोला जाएगा। तो वहां पर स्ट्रांग रूम में लाकर अच्छे से सील कर दिया जाता है। और यहां पर जो कैंडिडेट्स हैं वो काउंटिंग डे होते होते तक, मतलब जिस दिन सपोज 10 मार्च को काउंटिंग डे है, तब तक वो उसकी निगरानी रख सकते हैं अगर वो चाहें तो। जैसे कि जो यूपी में इलेक्शन चल रहा है, आपने देखा होगा ट्विटर पर काफ़ी मीम्स वगैरह चल रहे थे इस तरह की। जो एसपी के लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, वो इस तरह से बाइनोकुलर्स लेकर इस तरह से जो स्ट्रांग रूम है उसका मुआयना कर रहे थे, एक प्रकार से मतलब देख रहे थे। तो ट्विटर वगैरह पर लोग देख रहे थे, कह रहे थे ऐसे कैसे कर रहे हैं। जो भी है, मतलब आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैंडिडेट्स यहाँ पर देख सकते हैं उसको, वो भी वहाँ पर खड़े होकर देख सकते हैं कि कोई स्ट्रांग रूम में तो नहीं आ रहा है। और फाइनली स्ट्रांग रूम कब खोला जाता है? काउंटिंग डे के दिन। तो काउंटिंग डे जो होता है जिस दिन, उसी दिन स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, आपदा हो गया, कुछ भी हो गया, तो पहले से ही कैंडिडेट्स को बोल दिया जाता है तुरंत कि हमें ये जो रूम है वो खोलना पड़ेगा, और वापस से रूम को बंद करते समय फिर से लॉक और सील वगैरह लगा दिया जाता है। मतलब कि जो ईवीएम है बहुत ही, मतलब एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं कोशिश की है, मैं मानता हूं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। जहां जहां पर भी ईवीएम जा रहा है, कैंडिडेट देख सकते हैं कि वो उनके आंखों के सामने, वो उनके आंखों के सामने से कहीं पे जो है दूर नहीं जा रहा है। तो ये बेसिक कंक्लूजन है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये जो भी आरोप लगाया जा रहा था यूपी के अंदर, उसमें अगर आप देखोगे तो जो ऑफिशियल्स हैं, कुछ वीडियो वगैरह सर्कुलेट किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा कि जो ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि कुछ प्रोटोकॉल लैप्स हुआ है। लेकिन ऑफिशियल का साथ में ये भी कहना था कि प्रोटोकॉल लैप्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर किसी प्रकार का ईवीएम जो है उसमें बदला बदली हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि 3 लेवल सिक्योरिटी होता है, एक ही एंट्री पॉइंट होते हैं, सीसीटीवी कैमरास में पूरा हर समय निगरानी होती है। किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सीसीटीवी कैमरास देख सकता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, ऐसा कहना है। तो जो भी आई होप कि ये आरोप लग रहा था, इस समय इलेक्शन सीजन चल रहा है, देखते हैं कल क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि ईवीएम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्या होता है इसका। आई होप आपको जानकारी मिली होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस समय आपको पता होगा 3 मेंबर बॉडी है, राइट। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो 3 मेंबर की बॉडी, क्या बता सकते हो ये जो बॉडी है ना 3 मेंबर की, इसके लिए किस कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया था, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सिंपली यूज द कोड अंकित33, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।